2025 के आखिर पे पंजाब पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर पीपीएससी ने 85 सीट्स का ऐलान किया जो कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की थी, यानी एडीपीपीस की 85 सीट्स जो थी। आप उसका जो सिलेबस है वो तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका जो सिलेबस के अंदर चार पेपर होते हैं। एक पेपर जो होता है वो पेपर वन जिसे हम कहते हैं वो होता है सीआरपीसी का प्रोसीजर, 150 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर टू जो होता है वो सीआरपीसी सब्सटैंटिव होता है, वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर थ्री जो होता है वो सीआरपीसी एविडेंस यानी कि कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस के ऊपर होता है। और जो पेपर फोर होता है जो मैं अपनी इस वीडियो में कवर करूंगा, पेपर फोर होता है 50 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर, जिसके अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है इंग्लिश ऐसे का। अमूमन 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं, या फोर भी कभी कभी होते हैं। अमूमन 5 ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं। 20 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे का आपने करना होता है, इंग्लिश ऐसे। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो होता है एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसकी आपने कंप्रीहेंशन करनी होती है, यानी पैराग्राफ पढ़ के उसको समझ के आपने उसके एंड पे जो सवाल दिए होते हैं उनके जवाब देने होते हैं उसी पैराग्राफ में से निकाल के। और जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो होता है प्रेसी का। अमूमन क्वेश्चन टू जो होता है जो जिसकी कंप्रीहेंशन करनी होती है उसी की आपने प्रेसी बनानी होती है। ये पास जो पेपर्स हैं उनको देख के मैं बता रहा हूँ आपको। तो 2025 के एंड पे यानी कि नवंबर के अंदर जो पीपीएससी ने एडीपीपी की जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो 85 सीट्स का ऐलान किया था, ये एडीपीपी की 17 स्किल की जॉब होती है। ये पंजाब पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आती हैं। तो 2025 के एंड पे जो 85 सीट्स आई, उनकी जो तैयारी कर रहे हैं, जो एडीपीपी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो यूजफुल है जो इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं। एडीपीपी का जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो 20 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे होता है। दूसरे क्वेश्चन में 20 मार्क्स की, जैसे मैंने बताया, कंप्रीहेंशन होती है। और तीसरा क्वेश्चन 10 मार्क की प्रेसी होती है, जो 50 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है। अब जो लोग एडीपीपी के पेपर में अपीयर होंगे, जो इंग्लिश के ऐसे को के हवाले से तैयारी कर रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक्स हमें तैयार करने चाहिए जिनको तैयार करने के बाद हम एडीपीपी का इंग्लिश ऐसे का पेपर, इंग्लिश ऐसे का क्वेश्चन जो है वो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो में एडीपीपी के लिए एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा आपको। लेकिन एडीपीपी के लिए एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक्स बताने से पहले लेट मी शेयर विद यू कि पास्ट में एडीपीपी के लिए या डीपीपीपी के लिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जो एग्जाम होते रहे हैं, उसमें किस किस्म के ऐसे पूछे गए हैं। हम उनकी रोशनी में मैं आपको 9 ऐसे टॉपिक्स प्रपोज करूंगा, बताऊंगा, जिनको तैयार करने से आप एडीपीपी के लिए इंग्लिश ऐसे अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग स्क्रीन। होपफुली आपको स्क्रीन शेयर ये विजिबल होगी। मैं इसको मजीद विजिबल कर देता हूँ। 9 एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक्स फॉर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 17 स्किल की जॉब है। इसके जो चार इसके पेपर्स होते हैं। पहला पेपर सीआरपीसी प्रोसीजर होता है, 150 मार्क्स का। पेपर टू जो होता है वो सीआरपीसी सब्सटैंटिव होता है, 100 मार्क्स का। पेपर थ्री जो होता है वो सीआरपीसी एविडेंस होता है, जो कि कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस उसमें होता है। और पेपर फोर जो होता है वो इंग्लिश का होता है, जो 50 मार्क्स का होता है। उस 50 मार्क्स की जो ब्रेक डाउन है वो मैंने जैसे पहले किया कि 20 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे, 20 मार्क्स की कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन से मुराद है कि एक पैराग्राफ दिया होता है, उसकी उसके एंड के ऊपर क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने उस पैराग्राफ को पढ़ के उसके सवाल के जवाब देने होते हैं। और जो क्वेश्चन थ्री होता है वो होता है इंग्लिश के पेपर के अंदर प्रेसी का, 10 मार्क्स का। अमूमन जो क्वेश्चन टू होता है उसी की एग्जामिनर कहता है कि आप प्रेसी बनाएं, वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो जो इंग्लिश का जो पेपर होता है उसका जो क्वेश्चन वन होता है इंग्लिश ऐसे का, तो वो 20 मार्क्स का होता है। और उसके ऊपर कौन से ऐसे एक्सपेक्टेड ऐसे आपको तैयार करने चाहिए ताकि आप इंग्लिश ऐसी को तैयार कर सके। उस पर बात करने से पहले मैं आपके साथ पास पेपर्स का एक ट्रेंड शेयर करूंगा, जहां से आपको आइडिया होगा कि आपको किस किस्म के टॉपिक्स तैयार करने चाहिए। 2019 में एडीपीपी का यानी कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो केस नंबर 8H2021 2021 में जो पोस्ट आई, उसमें जो इंग्लिश का जो पेपर था उसमें पहले क्वेश्चन में ये 5 टॉपिक्स पूछे गए थे कि ब्रेविटी इज अ सोल ऑफ विट, कि जो दानिशमंद बंदा होता है, जो जो जिसके पास विजडम होती है, तो वो इख्तिसार से बात करता है। चाहे वो लिखता भी है तो इख्तिसार से लिखता है, बात भी करता है तो इख्तिसार से। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, के अगर हम इकट्ठे रहते जुड़े रहते हैं, इत्तेफाक करते हैं तो उससे हम मजबूत रहते हैं, और अगर हमारा शिराजा बिखर जाता है तो
अगर हम हमारे अंदर डिविजन्स पैदा हो जाती हैं तो फिर हम गिर जाते हैं। इसी तरह पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन था ऐसे का। और कायद आजम मोहम्मद जिन्ना एज ए मैन, एज ए पॉलिटिशियन, यानी कि एज ए आदमी कैसा था और एज ए पॉलिटिशियन यानी कि सियासतदान कायद आजम कैसे थे। ये और पांचवा क्वेश्चन था ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो बाहर मूव कर रहे हैं। तो ये पांच टॉपिक्स पूछे गए 2021 में एडीपीपी के इंग्लिश का जो पेपर था उसके क्वेश्चन वन में। इनमें से किसी एक को टॉपिक को कैंडिडेट्स ने पिक करना था, और ये 20 मार्क्स का पेपर आता, 20 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे होता है हमेशा। इसके बाद अगर हम देखें तो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का 2019 में जो पेपर हुआ उसमें भी इंग्लिश ऐसे कुछ टॉपिक्स पूछे गए। मैं वो जरा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी, यानी कि सियासत और अखलाकियात, इस टॉपिक पे लिखें। इसी तरह द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि ये जो बनी नौ इंसान है इसका मुस्तकबिल क्या है, इसके ऊपर उन्होंने कहा ऐसे लिखें। द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस कहते हैं तहम्मुल को, बुर्दबारी को। तो बुर्दबारी का की अहमियत क्या है, यानी कि टॉलरेट करना लोगों की बातों को, चाहे आपके साथ कोई कैसे भी बिहेव कर रहा हो। इसी तरह द रोल ऑफ नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इन द एरेडिकेशन ऑफ करप्शन, के हम बदनवानी के खात्मे में नैब का किरदार के ऊपर क्वेश्चन था। और द एज ऑफ इनलाइटनमेंट, यानी कि इनलाइटनमेंट का मतलब है कि जब आप, आपका दिमाग जो है वो आप बसीरत से जब काम ले रहे होते हैं, और जब आप रोशन ख्याल हो जाते हैं, तो एज ऑफ इनलाइटनमेंट के ऊपर क्वेश्चन था। ये लिटरेरी टॉपिक है। तो ये पांच क्वेश्चन जो है वो ये डीपीपीपी के पेपर में, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पेपर में, ये पांच ऐसे टॉपिक्स आए। इनमें से भी किसी एक टॉपिक के ऊपर कैंडिडेट्स ने ऐसे लिखना था, और ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसी तरह अगर हम बात करें 2019 के अंदर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम के अंदर ये ऐसे टॉपिक्स अपीयर हुए। पहला था प्लेजर्स ऑफ रीडिंग, ये जो हम पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, यानी कि जो पढ़ना होता है उसकी क्या प्लेजर्स हैं, उससे क्या हमें लुत्फ हासिल होता है या हेज उठाते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कहते हैं तनव्वुर को, तगैर को, यानी कि जब वैरायटी हो, तो डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी, ये एक लिटरेरी टॉपिक है। और इसी तरह फेमिनिस्ट मूवमेंट, यानी कि ये जो हकूक नस्मा की जो तहरीक है इसके ऊपर क्वेश्चन था। और इस सोशल मीडिया ओवरटेकिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या सोशल मीडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है वो छा रहा है, यानी उससे सबकत ले रहा है। ये क्वेश्चन था सोशल मीडिया के हवाले से 2019 में। और अकाउंटेबिलिटी मिथ और रियलिटी, ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे था कि जो एहतसाब का अमल होता है, क्या ये सिर्फ ख्याली बात है, क्या ये या वाकई ये रियल में अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब का कोई निज़ाम होता है, कि जो ऐसी कोई बात है। ये पांच टॉपिक्स, इनमें से भी किसी एक टॉपिक के ऊपर एग्जामिनर ने कहा कि आप टॉप ऐसे लिखें। ये भी 20 मार्क्स का ही ऐसे था। 2019 के अंदर एडीपीपी का एक और पेपर हुआ, और उसमें ये पांच टॉपिक्स पूछे गए कि नीड फॉर द कोड ऑफ एथिक्स टू बी ऑब्जर्व बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, चाहे वो डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो चाहे एडीपीपी हो, यानी कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, तो उनको किस कोड ऑफ एथिक्स को, किस अखलाकियात के कोड को फॉलो करना चाहिए, ये क्वेश्चन था। इस पे ऐसे लिखे 20 मार्क्स का। जहाँ लिखा हुआ था कि जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, जुवेनाइल कहते हैं कि ये जो लोग बच्चे जो मेजर नहीं होते, यानी कि माइनर होते हैं, जो हम चिल्ड्रन हो कह सकते हैं। आप चूंकि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा कि जुवेनाइल का क्या कॉन्सेप्ट है। जुवेनाइल की इवन की कोर्ट्स भी होती हैं। तो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी का मतलब ये है कि जब छोटे बच्चे जो हैं वो, जब उनके अंदर डेविएशन आती है, जब वो क्राइम की तरफ, जब वो क्राइम कमिट करते हैं, तो बच्चों के अंदर जो क्राइम की का रुझान है उसको हम जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी कहते हैं। तो इसके ऊपर ऐसे था। और लॉ ग्राइंड्स द पुअर, कि ये जो कानून है वो बखी उधेड़ के रख देता है किसके, या मतलब सप्रेस कर देता है गरीब को। और आखिरी क्वेश्चन जो ऐसे टॉपिक था वो था स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, कि बोलना जो है ये चांदी है, और जो खामोश रहना है वो सोना है। यानी कि साइलेंस के ऊपर था कि जो खामोशी होती है उसके अंदर विजडम भी होती है, इंसाइट भी होती है, और वो जब बंदा खामोश रहता है तो वो सोने की मानद होता है। तो ये टॉपिक्स थे। अब इन टॉपिक सारे को देखने के बाद, यानी कि 2019 के पेपर जो थे और 2021 के जो पेपर था, इन सब पेपर्स को देखने के बाद मेरी जजमेंट ये है कि कॉमन ट्रेंड्स ये देखे गए हैं कि लॉ के ऊपर कोई ना कोई ऐसे आता है, गवर्नेंस के ऊपर कोई ना कोई ऐसे आता है, एथिक्स के ऊपर कोई ना कोई ऐसे आ जाता है, सोसाइटी और इकोनॉमी के ऊपर कोई ऐसे आ जाता है, और नेशनल कोहेजन, यानी कि जो डिवीजन है उसके ऊपर डिवीजन नुकसानदेह होती हैं, यूनिटी जो है उसके ऊपर ऐसे आता है। अब यूनिटी से मुराद यही है कि जो जिसको हम नेशनल इंटीग्रेशन या नेशनल कोहेजन कहते हैं। यानी कि प्योरली को लिटरेरी जो एसेज हैं वो अमूमन अपीयर नहीं होते, कभी कभी एक दो ऐसे जो है वो लिटरेरी अपीयर हो जाता है। अब
इन तमाम एसेस की रोशनी में मैं बताता हूं आपको कि 9 ऐसे एक्सपेक्टेड एसेस टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आपको तैयार करना चाहिए। पहला है रूल ऑफ लॉ एंड गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। अगर आप रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस के ऊपर ऐसे तैयार कर लेते हैं तो आपका एडीपीपी का एक ऐसे जो है वो एक्सपेक्टेडली तैयार हो जाएगा। इसकी रीजन क्या है कि रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस के ऐसे को क्यों तैयार करना चाहिए? कि देखें, पास में पुलिस रिफॉर्म के ऊपर ऐसे आया, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ऐसे आया, नैब के ऊपर ऐसे आया, कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर आया। तो ये जो एथिक्स है, अकाउंटेबिलिटी है, पुलिस रिफॉर्म्स है, नैब है, इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो ये लिंक कर रही है बेसिकली किस चीज़ को? लॉ को, प्रोसिक्यूशन को, जुडिशरी को, गवर्नेंस को। ये बेसिकली जो एडीपीपी के यानी कि पंजाब पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे वो एडीपीपी के एग्जाम में अपियर हो रहे हो, चाहे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम में अपियर हो रहे हो, तो ये उनके एग्जाम्स के लिए, एडीपीपी के कैंडिडेट्स के लिए ये बड़े कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। कौन कौन से? लॉ, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, गवर्नेंस। इन टॉपिक्स को अगर हम देखें तो इनके ऊपर ऐसे आ सकते हैं पुलिस रिफॉर्म्स जैसे पहले आया, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ऐसे आता है जैसे आया पहले, नैब के ऊपर ऐसे आया क्योंकि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ये भी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर है, और कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर। तो ये सारे जो है एडीपीपी के और डीपीपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हवाले से ये बड़े कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस के ऊपर आप लाजमी ऐसे तैयार करें। दूसरा जो ऐसे है जो आपको तैयार करना चाहिए वो है अकाउंटेबिलिटी, रियलिटी, रिफॉर्म और रेटरिक। कि जो एहतसाब का निज़ाम है ये रियलिटी है, इसमें रिफॉर्म्स कौन कौन सी ज़रूरत है अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम में, और रेटरिक, रेटरिक का मतलब ये कि जिसमें सिंपली लोग बयानियां बनाते हैं और होता कुछ नहीं है, यानी मिथ जिसे हम कह सकते हैं कि सिर्फ ये एक मिथ है, सिर्फ ख्यालाती बातें हैं, इमेजिनेशन में है या थ्योरेटिकल बातें हैं, लेकिन रियलिटी का कोई तलब नहीं है। जैसे पहले पास पेपर में आ चुका है कि अकाउंटेबिलिटी मिथ और रियलिटी, यानी कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे बना के उन्होंने पूछा कि अकाउंटेबिलिटी वाकई कोई हकीकत में कोई ऐसी चीज़ है या अकाउंटेबिलिटी सिर्फ मिथ है। तो इसी तरह अकाउंटेबिलिटी को अगर आप देखें तो आजकल अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम जो है उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जो जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं, जो नैरेटिव बयान हो रहे हैं, जो न्यूज़पेपर अगर हम देखते हैं तो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी, इसके अंदर कौन कौन सी रिफॉर्म की ज़रूरत है, और ये क्या वाकई ये रियलिटी है या सिर्फ रेटरिक है, यानी कि रियलिटी है या सिर्फ मिथ है। तो इसके ऊपर क्यों ऐसे आ सकते हैं? उसकी रीज़न ये है कि अकाउंटेबिलिटी, मिथ और रियलिटी पहले ऐसे टॉपिक्स पूछा जा चुका है। और अभी भी अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें और या पंजाब के अंदर बिलखसूस देखें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आए रोज़ कोई ना कोई प्रोटेस्ट होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, नैब के ऊपर डिबेट्स हो रही हैं कि नैब जो है वो सिंपली पॉलिटिकल एक वेपन है एक खास जमात के लिए, जब भी वो पावर में आती है, जब वो जो जो भी जमात पावर में आती है वो उसको एज ए पॉलिटिकल वेपन यूज़ करती है। इस तरह गवर्नेंस का क्राइसिस पंजाब में भी है, पूरे पाकिस्तान में बिलअमूम है और पंजाब में बिलखसूस है। तो जब पंजाब के अंदर बिलखसूस गवर्नेंस का क्राइसिस है तो उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करके। तो पाकिस्तान के अंदर भी बिलअमूम और पंजाब के अंदर बिलखसूस अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है, या सिस्टम जो है वो बड़ा वीक है। तो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये इसके अंदर ये एक मिथ है या ये वाकई रियलिटी है। इसी तरह ये टॉपिक लाजमी तैयार करना चाहिए आपको। तीसरा टॉपिक है कि रोल ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, कि ये जो सरकारी इदारे हैं, जो पब्लिक के इदारे हैं, इन कम्बैटिंग करप्शन, ये करप्शन के ऊपर ऐसे आ सकता है कि जो बदनवानी है वो हर पब्लिक इदारे के अंदर बढ़ती जा रही है। तो पब्लिक इदारों का क्या किरदार है करप्शन की को जड़ से उखाड़ने के लिए, यानी कि करप्शन का खात्मा करने के लिए, एरेडिकेशन के लिए, कम्बैट करने के लिए, उसको कन्फ्रंट करने के लिए, उसको अप्रूव करने के लिए पब्लिक इदारों का क्या किरदार है। तो ये ऐसे टॉपिक क्यों अपीयर हो सकता है? उसकी रीज़न ये है कि अगर इस किस्म का टॉपिक आता है तो आप बैलेंस डिस्कशन कर सकते हैं बगैर किसी पार्टी का नाम लिए, पीएमएलएन या पीपल पार्टी या पीटीआई या कोई भी जो बाकी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ये लेस पॉलिटिकल टॉपिक है, मोर इंस्टीट्यूशनल टॉपिक है, यानी इदारों के इंस्टीट्यूशनल अटोनमी के ऊपर टॉपिक है बेसिकली। ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ्स के ऊपर टॉपिक है कि पब्लिक इदारों का क्या किरदार होता है करप्शन के खात्मे के लिए। तो करप्शन, उसके कॉजेज़ क्या है, उसका के सॉल्यूशंस क्या हैं, या उसका वे फॉरवर्ड क्या है, उसके ऊपर आपको लाजमी ऐसे तैयार करना चाहिए। चौथा टॉपिक जो है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो ये है कि यूथ ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। जो पाकिस्तान की जो यूथ है, जो नौजवान लोग हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो 65% आबादी ऐसी है जो कि यूथ है, यानी कि आप कह सकते हैं जिनकी उम्र जो है वो 15 से 25 साल के दरमियान में। तो पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है
ये अगर इसको प्रॉपरली गाइड किया जाए तो ये हमारी स्ट्रेंथ मान सकती है, और अगर ये मिसगाइडेड मिसाइल हो तो डेफिनेटली ये हमारे लिए थ्रेट्स हो सकते हैं। तो पाकिस्तान की यूथ के ऊपर ऐसे आ सकता है कि इसकी इनको किन किन चैलेंजेस का सामना है, और इनको कौन कौन सी ये हमारे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये इसके ऊपर ऐसे क्यों आ सकते हैं, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब आप यूथ के ऊपर कोई ऐसे आता है कि उनको किन किन चैलेंजेस का सामना है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हैं पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर भी ऐसे आ सकता है। यूथ ऑफ पंजाब चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ये आ सकता है, लेकिन अमूमन पंजाब की बजाय वो लिखेगा यूथ ऑफ पाकिस्तान चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो पाकिस्तान की यूथ के ऊपर जब ऐसे आता है उसकी चैलेंजेस और उसकी अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, तो ये इसलिए ऐसे एक्सपेक्टेड है क्योंकि इस किस्म का टॉपिक जब आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट ये चैलेंजेस में आता है, ब्रेन ड्रेन ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए, और एक्सट्रीमिज्म पंजाब की जो यूथ है उनको सेक्टेरियनिज्म टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का सामना है। और एजुकेशन पंजाब के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों की जो यूथ है उनको स्किल जो है कैशेबल जो एजुकेशनल स्किल्स हैं वो नहीं मुयसर, और एजुकेशन के ऊपर हमारा बजट बहुत कम है। तो एजुकेशन एक्सट्रीमिज्म ब्रेन ड्रेन अनएम्प्लॉयमेंट इन सारे टॉपिक्स को ये करेक्ट करता है ये टॉपिक यूथ ऑफ पाकिस्तान चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये अमूमन अगर हम देखें एफपीएससी के जो पेपर होते हैं इनकी जिनको हम सीएसएस के पेपर कह सकते हैं, और पीपीएससी के जो पास पेपर अगर हम देखें, इवन के तहसीलदार का पेपर देख लें या जो असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर आते हैं, तो पास में ये बड़े कॉमन टॉपिक्स हैं यूथ ऑफ पाकिस्तान चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। रिसेंट ईयर में ये पेपर पीपीएससी और एफपीएससी में ऐसे टॉपिक्स इस तरह के अपीयर हो चुके हैं। तो आपको यूथ ऑफ पाकिस्तान और यूथ ऑफ पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है और उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान के लिए, ये टॉपिक लाजमी तैयार करना चाहिए एडीपीपी के एग्जाम के लिए इंग्लिश ऐसे के हवाले से। पांचवा टॉपिक आपको लाजमी तैयार करना चाहिए वो ये है कि मीडिया वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी और सोर्स ऑफ कैओस। ये भी जब कहीं टॉपिक के अंदर और का वर्ड आता है तो वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है कि आप ये समझते हैं या ये समझते हैं, उनमें से एक स्टांस लेना पड़ता है और उस स्टांस की फेवर में आपको पॉइंट्स देने पड़ते हैं। तो मीडिया जो है पाकिस्तान के अंदर वो जमहूरियत का आप अलमबरदार है, जमहूरियत के ऊपर एक चेक रखता है, या ये सोर्स ऑफ कैओस है जिनकी अब तबाही का ये जरिया है। तो ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है? क्योंकि पहले ऐसे आ चुका है, इज सोशल मीडिया ओवरटेकिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? क्या सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सबकत ले रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर था अब सोशल मीडिया उसके ऊपर छा गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पीछे रह गया? ये टॉपिक चूंकि पहले अपीयर हो चुका है और अब सोशल मीडिया एक हॉट करेंसी है आजकल। तो इस किस्म का जो टॉपिक होता है उसमें आप मिस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, एथिक्स के ऊपर बात करते हैं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की एथिक्स क्या है, और सोशल मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है यूथ को और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसको। तो इस किस्म के टॉपिक्स को लाजमी एग्जामिनर जो है टच करेगा। देर इज हाई प्रोबेबिलिटी के मीडिया के ऊपर कोई ना कोई ऐसे आएगा कि मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर भी आ सकता है डायरेक्ट कि सोशल मीडिया जो है उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है सोशल मीडिया में, और उसका सोल्यूशंस क्या है कि सोशल मीडिया का जो मतलब है कि इररिस्पॉन्सिबल यूज़ है उसको हम कैसे अरेडिकेट कर सकते हैं, या उसको कैसे टैकल कर सकते हैं या कॉम्बैट कर सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी उसकी उसके सोल्यूशन बताएं या स्ट्रेटजीज बताएं या वे फॉरवर्ड बताएं। तो मीडिया के ऊपर लाजमी ऐसे तैयार करें। छठा टॉपिक जो आपको तैयार करना चाहिए एडीपीपी के एग्जाम के लिए यानी कि इंग्लिश ऐसे के लिए 20 मार्क्स के लिए, वो है इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल जस्टिस। कि इकोनॉमिक क्राइसिस ये भी आ सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस ये देखें, मैं इसको यूं भी कह सकता हूँ इकोनॉमिक क्राइसिस, हम इसको यूं लिख सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस काजेस एंड सॉल्यूशंस। के इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि जो मईशत का जो हमारे पास बहरान है उसकी वजूहात क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। अब ये ऐसे क्यों आ सकता है कि अगर हम देखें कि पहले एक ऐसे आ चुका है पास में लॉ ग्राइंड्स द पुअर, कि ये जो कानून है वो गरीब के ऊपर को सप्रेस करता है। तो लॉ और पुअर के लॉ जो है वो गरीबों के लिए सिर्फ कानून है, अमीर लोग जो हैं उनके लिए तो माइट इज़ द राइट का मुहावरा जो है वो बोला जाता है कि अमीर जो है वो कानून को थोड़ा तोड़ देता है और गरीब को ऊपर कानून लागू होता है। तो इस किस्म का ऐसे चूंकि पहले अपीयर हो चुका है तो ये बड़ा रेलेवेंट है, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो इन्फ्लेशन की बात आती है जिसको हम अफरात ज़र कहते हैं, यानी कि महंगाई की जिसको हम कह सकते हैं, गुर्बत की बात आती है, इकोनॉमिक क्राइसिस है बेसिकली। क्लास की डिवाइड है कि गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। तो ये क्लास के अंदर डिविजन्स पैदा हो रही हैं। तो क्लास डिवीजन हो या इन्फ्लेशन हो या पॉवर्टी हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी क्या चीज़ें इकोनॉमिक क्राइसिस है। इसके कॉजेज़ क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, इसके ऊपर लाजमी आपको ऐसे तैयार करके जाना चाहिए। और सातवां टॉपिक जो है वो मैं सजेस्ट करूंगा कि टॉलरेंस एंड सोशल हार्मनी नीड ऑफ आर, यानी कि इस टाइम ज़रूरत वक्त ये है कि हम आपस में रब्त रखें, तमाम प्रोविंसेस आपस में रब्त रखें जितनी प्रोविंशियल यूनिट्स हैं, और तमाम जो इदारे हैं उनको आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, लोगों को आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, जिसको हम नेशनल कोहेजन भी कहते हैं, सोशल हार्मनी भी कहते हैं। और टॉलरेंस होनी चाहिए, यानी कि बुर्दबारी होनी चाहिए, एक दूसरे की बात को हम सहें बर्दाश्त करें।
तो ये टॉपिक क्यों एक्सपेक्टेड है या इसको हमें क्यों तैयार करना चाहिए? उसकी रीज़न ये है कि ये रेलेवेंट है। आजकल दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बिल अमूम और पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस पोलराइजेशन है, यानी कि सूबाई, लिसानी, तबकाती जो है तासुबात हैं, प्रेजुडिसेस हैं, शोवनिज्म है। पंजाब के लोग समझते हैं कि केपीके से हम बेहतर हैं, केपीके के लोग समझते हैं कि हम पठान हैं तो हम लोग जो है, वो पठानों का चूंकि एरिया प्रोविंस है तो हम लोग जो है, और बलूचिस्तान जो है वो बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट, वहाँ पे टेंडेंसीज हैं, वो अलहदा होना चाहते हैं पाकिस्तान बाकी सूबों से। तो ये पोलराइजेशन है, तमाम लोग आपस में बटे हुए हैं, इनटॉलरेंस है, यानी कि लोग आप एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते, जिसकी वजह से सेक्टरियनिज्म हो रहा है, एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है। और एक्सट्रीमिज्म, जैसे मैंने बात की, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और सेक्टेरियनिज्म, इनकी वजह से क्या है, टॉलरेंस खत्म होती जा रही है, इनटॉलरेंस बढ़ रही है, और सोशल हार्मनी खत्म होती जा रही है। लोग आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, उनके दरमियान में डिविजन्स पैदा हो रही हैं, यानी पोलराइज्ड माहौल है पूरा। तो ये ज़रूरत वक्त क्या है कि सोशल हार्मनी क्रिएट की जाए और टॉलरेंस को प्रमोट किया जाए। तो ये बड़ा एग्जामिनर फ्रेंडली फ्रेंडली और स्कोरिंग ऐसे है। इस ये टॉपिक, अगर हम बात करें पीएमएस की, जो कि 2025 में हो चुका है, तो 2025 के पीएमएस एग्जाम के अंदर भी टॉलरेंस के ऊपर ऐसे पूछा गया। और अगर हम बात करें, आठवां टॉपिक जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है ब्रेन ड्रेन के बारे में। ब्रेन ड्रेन ये होता है कि जब दिमाग यहाँ से बाहर जा रहे हो, यानी कि जब पाकिस्तान से इंटेलेक्चुअल लोग, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड स्किल्ड लोग पाकिस्तान को छोड़ रहे हो, तो उसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इसकी कॉजेज क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, और वे फॉरवर्ड क्या है, यानी कि कैसे इस ब्रेन ड्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बड़ा हार्ड करेंसी का टॉपिक है। इसके ऊपर ऐसे क्यों आ सकता है? ऑलरेडी 2021 में ये टॉपिक अपीयर हो चुका है और अब सिचुएशन मजीद वर्स हो चुकी है। 2021 से ये काम शुरू हो गया था, जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट पंजाब के अंदर खत्म हुई है तो ब्रेन ड्रेन बढ़ गया है। अब ज़्यादातर लोग जो हैं, इवन के 2023 के अंदर और 2024 के अंदर जो हैं, वो 8 लाख, यानी कि 8 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं 2024 में भी और इसी तरह 2023 में भी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। और वो लोग कौन थे? डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, स्किल्ड टीचर्स थे, और जो बाकी जो ट्रेड्स हैं डिफरेंट, उनके अंदर वो एक्सपर्ट्स थे, वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं ब्रेन ड्रेन के? इसका इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या असरात हो रहे हैं उससे जब लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, जो यूथ पाकिस्तान की स्किल्ड है, और उसका वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे उसको हम टैकल कर सकते हैं? तो इसके ऊपर लाजमी ऐसे तैयार करना चाहिए आपको। और नौवां टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना चाहिए, जो मैं सजेस्ट करूंगा, वो है कि कायद आजम का विजन और प्रेजेंट डे पाकिस्तान के, जो आज का जो पाकिस्तान है उसको, और कायद आजम का जो विजन था पाकिस्तान को बनाने में, उसके ऊपर ऐसे आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि एग्जामिनर जो है वो पसंद करता है कि वो आइडियालॉजी बेस्ड ऐसे टॉपिक्स दे, आइडियालॉजी बेस्ड नहीं कि नजरिए की बेस पे। जैसे कायद आजम का एक नजरिया था, अल्लामा इकबाल का एक नजरिया था। तो ये बेसिकली, अगर आप इस किस्म के टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो ये सेफ होता है इस किस्म के टॉपिक पे लिखना। लेकिन याद रखें, जब भी ऐसा कोई टॉपिक आए तो आपने कायद आजम की बायोग्राफी के ऊपर फोकस नहीं करना। आपने बताना कि उसकी आइडियोलॉजी क्या थी और आजकल का पाकिस्तान कैसा है, यानी आपने ऐसे को एनालिटिकल अंदाज में लिखना होगा। तो ये 9 टॉपिक्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इन 9 टॉपिक्स को आप तैयार करें तो आप एडीपीपी का जो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ऐसे का, इंग्लिश ऐसे का, वो आप बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करके आएंगे। कायद आजम का किरदार और आजकल का पाकिस्तान, यानी कि कायद आजम की आइडियालॉजी। इसके अलावा मैंने टॉपिक्स बताया आपको, ब्रेन ड्रेन, उसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं। इसके अलावा मैंने टॉपिक बताया कि आजकल टॉलरेंस और सोशल हार्मनी की ज़रूरत है, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। इकोनॉमिक क्राइसिस के कॉजेज़ क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं, इसके ऊपर ऐसे तैयार करें। मीडिया के ऊपर ऐसे तैयार करें लाजमी, खासतौर पे सोशल मीडिया के ऊपर, कि उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं या सॉल्यूशंस क्या हैं। और पाकिस्तान की यूथ के ऊपर, कि पाकिस्तान की यूथ के लिए चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। इसी तरह जो रोल ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, कि जो पब्लिक के इदारे हैं वो कैसे करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो करप्शन के ऊपर ऐसे लाजमी तैयार करें। और अकाउंटेबिलिटी को कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को, ये अकाउंटेबिलिटी वाकई मिथ है या ये रियलिटी है। इसी तरह रूल ऑफ लॉ, यानी कि गुड गवर्नेंस के ऊपर भी आप ऐसे तैयार करें। ये 9 टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो एडीपीपी का जो पेपर होता है इंग्लिश का, जो चौथा पेपर होता है, फोर्थ पेपर, उसका चूंकि मैंने बताया जैसे कि 50 मार्क्स का पेपर होता है। पहला क्वेश्चन जो होता है वो 20 मार्क्स के, उसमें 5 टॉपिक दिए होते हैं, एक टॉपिक आपने चूज करना होता है, 20 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे होता है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको पढ़ के समझ के आपके उसके नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होता है, वो भी 20 मार्क्स का होता है, 20 और 20 40। और तीसरा क्वेश्चन जो होता है उसमें अमूमन एग्जामिनर कहता है कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसी की, उस पैराग्राफ की आप प्रेसी बनाए, तो प्रेसी का क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो अगर आप प्रेसी के क्वेश्चन के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं कि प्रेसी कैसे बनाई जाती है, तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर मैंने
सीएसएस के जो पास पेपर है 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, इवन के आगे भी आने वाले दिनों में भी मैं सीएसएस के जो पास पेपर है जिसमें प्रेसी का क्वेश्चन अपीयर होता है, मैं उनकी प्रेसी बनाने के जो असूल होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको डिस्कस करने के साथ साथ मैंने अटेम्प्ट किए हैं उनके प्रेसी के पास पेपर्स को। आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर, जिसको आप देख रहे हैं। और अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार करना चाहते हैं तो मीडिया के हवाले से और इसके अलावा मल्टीपल जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको मैंने उनकी आउटलाइन को कवर किया है अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मैं आने वाले दिनों में मज़ीद इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि एडीपीपी का एग्ज़ाम यानी कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम के लिए, इंग्लिश ऐसे की तैयारी के लिए और प्रेसी राइटिंग के लिए परेशान हैं या उसकी कोशिश में लगे हुए हैं, सरगर्दा हैं, इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं या प्रेसी राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर अगर आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मैं अपनी आने वाली वीडियो में पीएमएस, सीएसएस, कम्पेटिटिव एग्जाम्स और इंग्लिश ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा और आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह नगेबान। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने से जुड़े हुए लोगों का। अल्लाह हाफिज़।